अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विच सभी कहती है आपको और तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, देखने वाले, दुआएं करने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग विच सभी आपकी खिदमत में हाजिर है अपना खूबसूरत सा मॉर्निंग शो लेके, और खूबसूरत बिल्कुल आपकी तरह। और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और बात करूँगी ऑफ कोर्स, आज है मंडे, फ्रेश अच्छा जी, आज डेट यार मुझे आप एक सेकंड में मैं डेट भूल गई हूँ। आज है 7 तारीख और कल है वुमेन डे और कल है इंटरनेशनल वुमेंस डे। और मैं उन तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दी और सारी ज़िंदगी उसके साथ बहुत सिंसेरिटी से वक्त गुजारा। उन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, और अपने वतन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत पाकिस्तान। इसी तरह और बहुत सारी, मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो फिर मेरा शो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कल इंटरनेशनल वुमेन डे हम स्पेशल ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ करेंगे, वो मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। और आज जो है आपके लिए बड़ा प्यारा मैसेज है, और वो ये है कि आने वाली यूथ, आने वाली जनरेशन ऑफ कोर्स हमारे लिए पिलर ऑफ पाकिस्तान का रोल निभाएंगे। लेकिन अगर हमारे पिलर मजबूत नहीं होंगे, खोखले होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, पूरी इमारत ढेर हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो, और मैं गवर्नमेंट से कहूँगी, मेरे वालिदैन तो कभी भी नहीं चाहेंगे, और गवर्नमेंट क्योंकि डिफरेंट पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो ज़्यादा अपनी सीट को देखती है, अपने इक़्तिदार को देखती है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर उन्होंने अपने इक़्तिदार की, अगर उनकी बात करूँ तो इक़्तिदार अगर वो चाहते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग हो और आने वाली नस्लें उनको याद रखें, तो उनको चाहिए कि वो अपने पिलर को स्ट्रॉन्ग करें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूथ की भी होती हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को जो है अटेम्प्ट करते हैं, और आने वाला फ्यूचर जो है उन्हीं से होता है। कुछ डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, और कुछ डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं। तो वो सारे हमारे लिए ही, हमारे मुल्क के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर उनके लिए कोई ना सोचे तो फिर क्या होगा? यस, फिर क्या होगा? तबाही के एक दाना होगा और कुछ भी नहीं होगा। हम लोग फिर, हमारे बच्चे जो है वो डिसहार्ड हो जाएंगे, या तो आउट ऑफ कंट्री में चले जाएंगे और अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ स्पेंड कर देंगे। और उन लोगों को जो हमारे मुल्क से चले जाते हैं वो दूसरे मुल्क को फ़ायदा दे देते हैं और यहाँ के मुल्क को नहीं देते। लेकिन अगर मैं ये चाहूँगी, हुकूमत जो हमारी इक़्तिदार में मौजूद है, उनको चाहिए कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेज और आने वाली जनरेशन के लिए सहूलतें प्रोवाइड करें, ना कि उनको टॉर्चर करें, उनको परेशान करें, उनकी बातों का, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। लेट्स सी, आज ये छोटा सा मैसेज काफ़ी बड़ा हो गया चलिए हम आपके लिए बात करते हैं, और बिल्कुल आप मुझे फीडबैक दिया करें कि सभी मेरी बात, मतलब आप कितना इसको एडमिट करते हैं और एडमायर करते हैं। ब्रेक की तरफ मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी यहाँ पर प्यारी सी यूथ के रेलिवेंट जो मैंने मैसेज दिए हैं उससे रेलिवेंट यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। तो अच्छा चलें, ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपके साथ ज्वाइन करते लेते हैं छोटी सी ब्रेक, को मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और यहाँ पर बैठी हुई है हमारे आने वाली यूथ, जो आने वाली नस्लों को बकअप देगी, सपोर्ट करेगी, कुछ बन के दिखाएगी और एक मोटिवेशनल मैसेज देगी। तो वो कैसे? कुछ प्रॉब्लम्स भी तो हैं उनको। लेट्स सी, आज यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, स्किल्स के ऊपर होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस भी आती हैं स्किल से रिलेवेंट, और यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आई हैं, यहाँ पर ब्यूटी सेगमेंट भी होता है, फैशन डिज़ाइनिंग भी है, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, डिग्निटीज़ भी हैं,
हर तरह के सेगमेंट्स में अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में करती हूँ, और मैंने बच्चों की भी हेल्दी एक्टिविटी इस मॉर्निंग शो में की, बहुत अच्छा लगा। और आज यूथ तो गा बगा मेरे प्रोग्राम में आते रहते हैं, और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। और जब भी चाहें हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है, और नंबर है 0315824704। और लेट्स सी, थैंक्स फॉर यूथ पार्लियामेंट, थैंक्स फॉर रिजवान जाफर जिन्होंने अपनी यूथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और उनकी एक प्रॉब्लम है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ अपने भाई से, जो है अली जैन है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो शुक्रिया मैडम आपका और आपके टीवी चैनल का कि इन्होंने आपने हमें टाइम दिया और मदद किया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू सो मच। हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारी एक और प्यारी सी बहन डॉक्टर अस्मा मौजूद हैं, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शबिया? फर्स्ट क्लास। अस्मा कैसे हो? थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहूँगी सर रिजवान का, जिन्होंने हमें आपसे कांटेक्ट करवाया, और उनकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। गुड है, गुड है, ये बहुत ज़रूरी है। शुक्र अल्लाह का, शुक्रिया बंदों का, ये बहुत ज़रूरी है, थैंक्स करना चाहिए। हमारे दरमियान है इस वक्त कौन, कैंपेन कोऑर्डिनेटर है मखदूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मखदूम? मैम अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे? मैम थैंक्स टू यू, थैंक्स टू वी टीवीज़ चैनल एंड आल्सो सर रिजवान जाफ़र के, जिन्होंने हमेशा हमारी जो है वो एक आवाज़ को सपोर्ट दी है और आगे उनको जो है वो पहुंचाने के लिए किया है। थैंक्स लॉट। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई बंदा ब्रिज बनता है, हमारा तो बस एक छोटा सा हिस्सा होता है, और हमें हिस्सा मिलाना चाहिए। अपना हक अदा ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दिल में खलिश न रहे कि काश मैं ये कर सकती हूँ, और आप अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। लेट्स सी, हम लोग गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी अली जैन साहब से। मैं चाहती हूँ आप अपनी मेन प्रॉब्लम क्या है, और आज किस पर्पज़ से गुड मॉर्निंग विद सभी का आप हिस्सा बने? जी देखें, सबसे पहले तो हमारी मैन जो आज यहाँ पे जमा हुए हैं यहाँ पे प्रोग्राम में है, वो था एमडी किट का इशू। जो मेडिकल के स्टूडेंट के बच्चे थे, उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि पहले ये होता था कि प्रांस जो है वो अपनी टेस्ट लेती थी, एमबीबीएस की, जो भी बच्चे एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते थे तो प्रांस अपनी टेस्ट लेती थी। तो उसमें ये होता था कि उसमें ये चीज़ें होती थी कि वो जो कार्बन कापी भी देते थे और रीचेक का ऑप्शन भी होता था, और इसके अलावा जो है वो हमें पता चल जाता था कि जो है हमने जो है कितने सही किए। मगर जब से इन्होंने पीएमसी बनाई है और एक पूरे पाकिस्तान में इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा इदारा बनाएंगे जो ओवरऑल जो है टेस्ट कंडक्ट करेगी और टेस्ट लेगी, तो इसमें काफ़ी जो है चीज़ें जो है हमने हाईलाइट की है। तो डॉक्टर मखदूम साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर अस्मा हमारे साथ हैं, वो मज़ीद बताएंगी। मैं क्योंकि वकील हूँ, मेरा ताल्लुक वकालत की फील्ड से, तो मैं आपको उस तरह से गाइड करूंगा कि हम इसको चैलेंज किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल, मखदूम साहब से बात चलते हैं। मखदूम, तो ये एक्चुअली जो हमारे एडवोकेट हैं, हम इनको अपने साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आइन की और जो कॉन्स्टिट्यूशनली है पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, उसके लिहाज से ये मामला किस तरह से सॉल्व हो सकता है, तो वो हमेशा अली जैन ने हमारा इसमें, और हमारी जो एक लॉ एंड जस्टिस की पूरी कमेटी है इसके लिए, तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आए। देखिए, एजुकेशन के मामलात में अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उसकी मेन वजह ही होती है एजुकेशन की पॉलिसी, कि अब यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम इज नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है। मैं छोटा सा बैकवर्ड जाऊंगा 1940 के उसमें, कि जब 1940 में हमारा करारदाद पास हुआ था, तब वहाँ पे ये था कि पाकिस्तान में मल्टी नेशनल एंड मल्टी कल्चरल जो है ना वो चीज़ें हैं, कि मतलब बहुत सारी कौमें रहती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उनको नज़र में रखते हुए इन्होंने करारदाद पाकिस्तान बनाया था, जिसका ये पहला मोटिव क्या था कि पाकिस्तान में फर्दर सोविनियर स्टेट्स होंगी जिनमें सूबों के पास अपनी सारी खुद मुख्तियारी होगी। फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3 चीजें होंगी, वो होगी फॉरेन पॉलिसी, करेंसी ऑफ द कंट्री एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। अब उस चीज को जब मैं रिलेट करता हूं कि जब करारदाद के पाकिस्तान के वक्त भी लोग ये समझते थे कि मल्टीनेशनल कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने कह दिया कि भाई सोविनियर स्टेट्स होंगी। अब जब हमारे पास वो चीज़ है तो फिर यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम पॉसिबल कैसे है? तो यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम बेसिकली खुद एक बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम के पास आ जाऊँ कि अगर यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रिपरेशन के लिए, पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर 7 एजुकेशन बोर्ड हैं, आगा खान बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, ये तमाम वो बोर्ड हैं जिनका निसाब जो है एक दूसरे से 60 to 70% तक डिफरेंट है।
अलबत्ता इन्हीं किताबों में 30 to 40% टॉपिक्स एक जैसे पाए जाते हैं, पर अब एक ही टॉपिक पे ऐसे लिखता है बंदा तो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स होते हैं, वैसे ही इनके राइटर जैसे मुख्तलिफ हैं, तो इन्हीं किताबों के यूनिफॉर्म टॉपिक्स में जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। छोटी सी एग्जाम्पल ये कि ट्राइमेस्टर हमारा होता है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है उसमें सिंध टेक्स्ट बुक कहती है कि 263 डेज है, वो फेडरल बोर्ड कहती है 280 डेज है। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पेपर में आया, सिंध टेक्स्ट बुक के बच्चे ने 263 मार्क किया, वहाँ 280 मार्क किया गया। माय गॉड। अब आप इस मामले में समझ रहे हैं कि किस तरह से एक टॉपिक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, उसमें फेडरल बोर्ड में उसकी एग्जांपल ऑक्सीटोसिन है, सिंध बोर्ड में उसकी एग्जांपल जो है वो डिफरेंट है। ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिनको बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि शो का टाइम वो भी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बच्चे को एक्सपोज करेंगे कि आप एक यूनिफॉर्म टेस्ट दे दे तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो देंगे। तो यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम इज नॉट पॉसिबल इन डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, नंबर 1। इसकी एक और मिसाल ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन होता था पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से पहले, पीएमसी एंड पीएमडीसी। पीएमडीसी ने 2019 में चाहा था हम एक दिन पर पूरे पाकिस्तान में टेस्ट कराएं, लेकिन आफ्टर द एवेल्यूएशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान दे केम टू कंक्लूजन दैट इन पाकिस्तान देयर इज डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। इन पाकिस्तान देयर इज डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, और उसी डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की वजह से एक दिन पे टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। 2029 की बात कर रहा हूँ। 20 में पीएमसी ने एक दिन पर टेस्ट प्लान कैसे किया वो एक बड़ी था। अभी सिंध गवर्नमेंट एंड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का पीएमसी का आपस में क्लेशेस चल रहे हैं 50% का। पिछले ईयर स्टूडेंट्स का 50% 60% पर जिनका एडमिशन हुआ वो कैंसिल हो गया। अभी भी 2500 बच्चे जो हैं तकरीबन सिंध से, वो इस मामले में एक कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर केस पीएमसी के हक में आ गया तो हमारी फिर से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, यानी उनकी फीस और उनके जो है ना वो फॉर्म्स की वो सारी चीज़ें हो गई। मैम, डॉक्टर बनने का ख्वाब रखने वाले तलबा आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिफरेंट मेंटल इलनेस के जो है ना वो पेशेंट्स बने हैं। वो भी हो सकती है, लोग खुदकुशी भी कर सकते हैं। मैम, एक सुसाइड हुई है, और एक बाकायदा मैं कहूँगा वो मर्डर है, क्योंकि बलूचिस्तान में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के खिलाफ। एक विशेस हैं, उम्मीदें हैं घर से कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वो फिर वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या करेगा बंदा यार। मैं तो सोच के तो मैम इसी हवाले से अगर हम देखते हैं ना, अच्छा ये तो ऐसी प्रॉब्लम है, इसके अलावा आगे चल के प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में होती है। 50% का क्राइटेरिया पास होगा नहीं होगा ये प्रॉब्लम है। टेस्ट जो होता था ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब एक ही बच्चे का 2020 में रोल नंबर वाइज रिजल्ट अलग था और नेम वाइज अलग था। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 2021 में 3 मरतबा कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट को जो है वो चैलेंज किया गया है और चेंज किया गया है। मतलब पहले जिस स्टूडेंट का जो मार्क्स थे उनके 72 थे, अब उसको 92 मार्क्स मिले। भाई कंप्यूटराइज्ड टेस्ट हुआ, टैब्स ने अपने वेबसाइट पे रिजल्ट दिया, तो उसमें मिस्टेक्स कैसे पॉसिबल है ज़रा आप इसको करें। ईमेल के थ्रू पीएमसी ने एक जो है वो रिजल्ट भेजा, फिर बोला कि ये फेक ईमेल है। भाई आपकी ऑफिशियल ईमेल से आया है वो, उसमें एक स्टूडेंट को 20 में से इंग्लिश के 20 टोटल नंबर थे, उसको 40 नंबर आपने दे दिए। 20 में से 40 कैसे पॉसिबल है? और आप कह रहे हो ये फेक ईमेल, आप इसको इग्नोर कर दे। तो सर पहली बात तो ये कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। एक मरतबा आप कहते हो कि हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ला रहे हैं ताकि हमारा अच्छा सिस्टम बनेगा, एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में जो है ना वो फेक चीज़ें। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप दोनों चीज़ों को कैसे मेजर कर रहे हो? इससे कई और भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, लेकिन अब मैं डॉक्टर अस्मा की तरफ डॉक्टर अस्मा से भी बात करें। डॉक्टर अस्मा, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया या नहीं किया, ऐसे ही बस? नहीं, हमने कोई फिलहाल तो हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि देखें हम एक यूथ से हैं, तो अभी फ़िलहाल इस मसले पर हम लोगों ने कैंपिंग, जो हमारी सोशल मीडिया है उसमें हमने कैंपिंग चलाई, और अब हम फर्दर इस पे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जैसे हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे जाकर हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी टॉक शो किए हमने। यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से एक यूथ पार्लियामेंट का है YPTV, उस पर एक टॉक शो किया। सर रिजवान का जो है आज न्यूज़ पर सवाल पाकिस्तान, उस पर हमारा टॉक शो हुआ। इस पर काफ़ी जो हायर अथॉरिटीज़ के जो मेंबर्स थे उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, PTI वाले लोग भी थे, उनसे हमने डिस्कस किया। देखें, जब मैं और डॉक्टर मखदूम गए हुए थे हेल्थ सेक्रेटरी से मिलने, उन्होंने हमें वही एक ही बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग SMDC लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अब तक उन जो यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं है। उन लोगों से बात करने का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देता। अब उन बच्चों का तो नुकसान हो रहा है ना, जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इंटर तक वो बच्चे 2 साल तक पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा उन लोगों का? अल्लाह, क्यों आप लोग, मैं गवर्नमेंट से कहूँगी गूंगे बहरे क्यों बन जाते हैं आप लोग? आने वाली जनरेशन को, आपके बच्चे बाहर मुल्क में, तो यहाँ के बच्चों के लिए तो थोड़ा सोच लेना
यकीन करें, मैं सिर्फ इनकी बातें सुन रही हूँ तो मैं बहुत डिसहार्ड हो रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जिनके साथ अभी बच्चों के साथ हुआ है तो वो कितने अंदर से टूट गए होंगे। आप उनको, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है आप लोगों के लिए। आपके बच्चे, आप लोग बेइंतहा पैसा आप लोगों के पास है। मुझे आप अपने एक बच्चे की बात कर दें, आप फ़ौरन कहेंगे सिक्योरिटी रीज़न। आपके पास एक ही जुमला होता है, सिक्योरिटी रीज़न। तो हमको किसके ऊपर छोड़ देते हैं? ये तो बम धमाका तो कहीं पर भी हो सकता है, हुआ है, हॉस्टल्स में हुआ है, स्कूल्स में हुआ है, तो फिर आप हमको किसके हवाले कर देते हैं? तो आपके बच्चे बच्चे, हमारे बच्चे बच्चे नहीं हैं। रियली यार, बड़ा दुख होता है। आप लोग कम अज कम, बस कुछ नहीं कहूँगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि, सॉरी जैन, आप ये बताइए कि क्या सोल्यूशन आप समझते हो निकलेगा? असल में देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो है हम जो है पेरेंट्स जो है हमारे, वो जब भी बच्चे को छोड़ते हैं किसी इदारे में, वो बड़े जो है सेटिस्फिकेशन उनको होती है कि भाई हमारे बच्चे जो है आगे चल के पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और हमें पता है कि यंग जो है जितनी भी, हम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे। मगर जहाँ पे दो गवर्नमेंट्स का आपस में टसल हो जाए तो वहाँ पे हम जो है स्टूडेंट्स या यंग जो है कितना प्रोटेस्ट करें। हमें ये समझाया जाए कि भाई हमें क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है। तो अभी क्योंकि डॉक्टर साहब वालों ने सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात की, इन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ से जब मुलाकात की, वो अपने जो है तासुरात बता रहे थे और अपने जो है ऑब्जेक्शन बता रहे थे कि भाई हम चाह रहे हैं कि जो सिंध है अपना वो एक ऐसा इदारा बनाए जो वो खुद कंडक्ट करे टेस्ट जो है इस तरह से। क्योंकि पहले ये होता था कि हर प्रांत जो है अपनी टेस्ट लेता था, मगर अब ये है कि अब बात फंस गई है फेडरल और अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। और इसमें हम सोचते हैं, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि भाई कोर्टें क्या कर रही है, तो हम देखते हैं रोजमर्रा हजारों लाखों केसेस जो ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब हर चीज़ पे अगर हम कोर्ट में चले जाएं, हर चीज़ अगर हमारा मसला कोर्ट सॉल्व करे, तो फिर आप जो मिनिस्टर बने हुए हैं, आप जो फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए हैं, आप प्रोविंशियल कैबिनेट में बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? इस सेनेट, इस नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का फिर काम क्या है? अगर हर चीज़ अगर कोर्टों ने करनी है, जजेस ने करनी है, तो ये ऐसा मामला नहीं है जिस पे कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़े। बेहतर ये है कि आपस में जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल एक बेंच पे हो जाए। मगर मुझे, क्योंकि बीइंग एडवोकेट, या मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है इस तरह से हल हो पाएगा। क्यों कि पंजाब गवर्नमेंट का जो सिलेबस अगर हम देख लें, वो टोटली डिफरेंट और एडवांस है हमसे। अगर सिंध की बात करें और पंजाब की बात करें, अगर कंपेयर करें इनको, इनके सिलेबस को, तो वो टोटली वो हमसे एडवांस जा रहे हैं। ऐसे समझें कि 10 साल जो है हमसे एडवांस जा रहे हैं उनका सिलेबस जो है, और सिंध का 10 साल पीछे सिलेबस है। और इसके अलावा अगर सिंध और बलूचिस्तान को कंपेयर करें तो ऐसे समझेंगे कि जो पंजाब अपना बलूचिस्तान है वो 20 साल हमसे पीछे है। क्योंकि एक चीज अगर लिखी हुई है कि ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी इतनी है और पंजाब के तहत इतनी है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में। फेडरल वाला देखा जाए तो वो और एडवांस है। फिर अगर बंदा एक जो टेस्ट होती है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, उसमें जो है बंदा स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाता है कि हम ऑप्शन कौन सा, सिंध वाला स्टूडेंट कहेगा कि जो हमारे बुक में मेंशन की गई है वो सही है या पंजाब वाला सही है। इसमें एक टसल आ जाता है और बंदा स्टूडेंट जो है परेशान हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर की बात याद आती है जो कहते हैं कि ना तालीम का मेयार एक जैसा होना चाहिए। फिर यहाँ पर मेरे ख्याल में उनकी बात, अच्छा मैम इस पर जो है वो बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा प्रोटेस्ट वाली बात कहूँ। देखिए एमडी के हमारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, बरसती हुई बारिश में वो लोग प्रेस क्लब पर खड़े थे, गवर्नर हाउस के सामने खड़े थे, और इवन में मजरा पेचू ने उनको बुलाया, सीएम हाउस में वो बैठे और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हम अपना एसएमडीसी बना रहे हैं। तो मेरी पहले सबसे उनसे गुजारिश है कि आप एसएमडीसी की बातें तब से कर रहे हैं जब हम मेडिकल में एमडीकेट लेवल पे थे, अभी तक वो नहीं बनी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि शायद आपने उस वक्त जो बात बोली थी उसकी बिना पर आपने आपके प्रोविंस के स्टूडेंट्स ने फॉर्म्स फिल किए जिसकी 1500 एक हज़ार जो है वो फीस थी। अभी उन्होंने एडमिशन ले लिया बीडीएस में, उनके जो है वो लाखों रुपए में प्राइवेट कॉलेजेस ने फीस ली है। लेकिन जैसे 2020 में एडमिशन कैंसिल हुआ, वैसे ही आजकल उनका भी एडमिशन जो है वो कैंसिल ना हो जाए, ये एक बड़ा सवाल है जो कि हम यूथ जो है ना वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के होने के नाते से हम कहते हैं कि आप इसको जल्दी से सॉल्व करें। और एडवोकेट साहब आपसे इस मामले पे जो है ना वो मेरी भी मतलब गुजारिश भी है कि देखिए जजेस इस मामले को बहुत लाइटली ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं उसका कोई रीज़न जो है ना वो है, तो इस पर हमें क्या करना चाहिए कि इस बात को वहाँ पे भी पहुँचाना चाहिए। देखिए आप जो भी डिसीजन लें वो उन स्टूडेंट्स के, नौजवानों के हक में बेहतर हो।
2020 में एडमिशन्स कैंसिल हुए तो उनके फीस भी नहीं रिटर्न की गई, जो कि 12-12 लाख रुपए थी। अब ये वाले स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होगा या नहीं होगा वो देखेंगे। और दूसरी बात मैम देखिए, मैंने स्टार्ट में ही बोला कि पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल और मल्टी नेशनल कंट्री है। इसमें यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम को लाकर हमने जितना फेल्यूर चीजों का सामना किया है, यूनिफॉर्म सिलेबस से हम और बदतर चीजों की तरफ जाएंगे। अल्लाह ही रहम करे। अच्छा, मैं मखदूम, अच्छा इसको बात को कंटिन्यू कर लीजिएगा और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने नाज़रीन आप लोग भी इन्वॉल्व हों और बताएं हमारी ये यूथ इस वक्त किस प्रॉब्लम में, और आप भी इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बने और इनको भी गाइड करें। और हमारे गवर्नमेंट से भी जिस तरह मैं अपील कर रही हूँ, आपकी अपील का भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये भी मेरे साथी हैं, अस्मा भी, जहन भी, मखदूम भी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और हमारे पिलर ऑफ पाकिस्तान, हमारी यूथ के साथ। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और मेरी यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पे यूथ ही बैठी हुई है। इन तमाम टीम को मैं अगेन खुश आमदीद कहती हूँ और रिप्रेजेंट कर लिया यूथ पार्लियामेंट को। और ऑफ कोर्स हमारी बात हो रही थी मखदूम से, हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे एक और प्यारे से दोस्त ने, हमारे प्यारे भाई ने हमें दोबारा ज्वाइन, यानी कि सॉरी हमारे गेस्ट आए हैं अभी अजहर आलम, प्रेसिडेंट हैं यूथ पार्लियामेंट से। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। सही इंशाल्लाह, कोई लेकिन हम मखदूम से क्योंकि गुफ्तगू कर जी रहे जी थे, बिल्कुल मखदूम। तो उसी को कंटिन्यू। जी मखदूम बताइए। हाँ मैम, तो इसके लिए मैं ये बोल रहा था कि हमारे यूथ ने प्रोटेस्ट भी किया है इस मामले को हाईलाइट करने के लिए। वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ पर भी गए हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी गए हैं, MPA MNAs के पास भी गए हैं। लेकिन अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं। बस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया। सिंध गवर्नमेंट के भी रेस्पॉन्सेज अभी तक काफ़ी सारे पेंडिंग में है। SMDC जैसा है, अभी एक केस पेंडिंग में, अब बच्चों की रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगी नहीं होगी वो चीज़। और दूसरी बात हम कर रहे थे कि यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम पे, तो यूनिफॉर्म सिलेबस पे सॉरी, टेस्टिंग सिस्टम तो हमारे पास है। देखिए हमने उसमें पहले ही एक फेल्यूर चीज़ों का सामना किया है यूनिफॉर्म टेस्टिंग सिस्टम में। रीज़न पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मल्टी कल्चरल एंड मल्टी नेशनल कंट्री। यूनिफॉर्म सिलेबस से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? सबसे पहले तो देखें, यूनिफॉर्म सिलेबस आएगा तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका इस्तेहसाल होना शुरू हो जाएगा। मतलब हम एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाएंगे तो हमारी वो जो एक मतलब हमारे एक चार्मिंग चीज़ें हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, वो सारी चीज़ें वो हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि स्टैंडर्ड उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा। साथ में हमारे कंडक्टिंग बोर्ड्स जो होंगे वो किस तरह से होंगे, एक रिज़ल्ट कंपाइल करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करें, अगर आप एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं तो इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और PST ये वो सब्जेक्ट हैं कि जिसमें से MDCAT, इंजीनियरिंग या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो टेस्ट आते हैं। आप इसको नेशनल लेवल पर पूरा एक यूनिफॉर्म सिलेबस करके, लेकिन सिंध प्रोविंस को जो है वो आप इस बारे में कर दें कि भाई आप अपने हिसाब से, अपने जैसे पहले कर रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत करें, लेकिन आप सिलेबस ये 5 to 6 सब्जेक्ट्स यही रखेंगे। बाकी अगर आप सिंधी पढ़ाना चाहते हैं या आपके उसमें कोई उर्दू पढ़ना चाहता है तो आप वो उसमें ऑप्शनल होंगे। इस्लामियात वगैरह जो हैं वो ऑप्शनल होती हैं। ऐसे ही पंजाब में, KP के बलूचिस्तान में हो, मगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बरकरार हो, क्योंकि तरक्की याफ्ता कौमों की तरक्की का राज उनकी लोकल लैंग्वेजेस का जो है ना वो लैंग्वेजेस का मजबूत होना, उनकी लोकल कल्चरल उन चीज़ों का मजबूत होना, और सबसे बड़ी बात लोकल गवर्नमेंट का मजबूत होना। क्यों? उसका रीज़न ये है कि घर के मामलात को हमेशा घर का सरबराह ही सॉल्व करता है। तो हमारे प्रोविंसेस के सरबराह ही उसको जब देखेंगे तो वो चीज़ें विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स, फ्यू जो है ना वो डेज, उसमें वो सॉल्व हो जाएगी। रीज़न, प्रॉब्लम जल्दी हाईलाइट होगी, प्रोविंशियल लेवल पे वो चीज़ें होंगी। तो फेडरल गवर्नमेंट को उसके मामले में को पूरा ना डिफरेंट जो है ना वो एंगल से उसको परखने में इतना टाइम लग जाएगा जितना इतना प्रॉब्लम सॉल्व होने में लग जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को वो लोग देखें। यूनिफॉर्मिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी से पहले हमें अपने लैंग्वेजेस का, कल्चर्स का, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट से जो पाकिस्तान का पूरा थीम था, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनोमी एक पॉइंट था 14 पॉइंट से। 9th पॉइंट है कि प्रोविंसेस शुड बी ऑटोनोमस। उसमें पाकिस्तान के आइन में 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन इज टोटली सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंसेस। इस बात को, पाकिस्तान रेजोल्यूशन को हम देखेंगे,
उनको जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इन तमाम चीज़ों में हमारे लिए तरक्की के राज छुपे हैं। आपकी मेरी बात से आपने नुकात की बात की ना, नबी वसल्लम ने मिसाक मदीना का मुआहदा किया, बहुत ज़रूरी था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नकात पेश किए, बहुत ज़रूरी थे। तो ये मखदूम साहब जो कह रहे हैं ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो इतनी इसमें वो नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी जब बातें सुन रही हूँ तो मैं कहती हूँ ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान को, ये आने वाली जनरेशन की, तो सोच लें, कुछ इनके लिए अच्छे इक़दाम करें। तो बात करूँगी यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट अज़हर आलम साहब से और पूछूंगी कि उन्होंने आगे क्या इक़दाम किए हैं बिहाफ ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ यूथ पार्लियामेंट। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखें, यूथ पार्लियामेंट आपको पता है कि हमेशा से नौजवानों की एक तवाना आवाज़ रही है। जब आमरीत के दौर के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन के ऊपर पाबंदी थी तो उस वक्त भी यूथ पार्लियामेंट ने लीडरशिप का किरदार अदा किया है और हमेशा ये बताया है कि भाई नौजवान इस माशरे के अंदर आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे तो फिर इस माशरे की और पाकिस्तान की तरक्की होगी। तो यहाँ पर यह है कि एमडी कैट का इशू भी यूथ का इशू है, स्टूडेंट्स का इशू है। तो इसके अंदर भी यूथ पार्लियामेंट, जैसे कि यहाँ पर आज हम इस शो के ऊपर मौजूद हैं, तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, हर दरवाजे के ऊपर दस्तक देंगे, क्योंकि हम तलबा की आवाज़ हैं, हम नौजवानों की आवाज़ हैं। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि एमडी कैट का इशू पिछले 2 साल से मुसलसल चल रहा है, लेकिन इसको अभी तक हल नहीं किया गया है। मुसलसल वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, अब हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, इस मुलाकात के बाद हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। बच्चे सड़कों पर आए, बच्चों का क्या काम सड़कों पर आने का, वो तो तालीमी इदारों के अंदर मौजूद होते हैं, उन्होंने तालीम हासिल करनी होती है। अगर यहाँ पर बच्चे भी सड़कों पर आ जाएं तो फिर हुकूमत करने का हक किसको है? क्या बच्चे कोई अपोजिशन जमाते हैं, तलबा सियासी जमातों का हिस्सा है? नहीं। लेकिन वो क्यों आए हैं? इस वजह से कि भाई उनको उनके हक नहीं मिल रहे। यानी कि कोई भी एक मुआशरा होता है, उसके अंदर बुनियादी जरूरत ये होती है कि खाना पीना, मकान और उसके बाद तालीम। लेकिन यहाँ पर तालीम का सबसे बड़ा मसला आ गया बच्चों के अंदर। यानी कि अगर वो उनका ख्वाब है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है डॉक्टर बनने के अंदर, वालिदैन लाखों के अंदर फीसें देते हैं। एक एस्टीमेट हमने लगाया तो पता चला कि तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर बजट पहुंच जाता है। अगर एक बच्चा मेडिकल की तालीम हासिल करता है तो सालाना उसका बजट 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो वालिदैन इतनी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं, अपना पेट काट के जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आखिर के अंदर आके क्या कि जो है ना उनका टेस्ट सही नहीं हो और फिर उनका जो है ना जैसा उनका हक था, जैसी उन्होंने मेहनत की थी, उसका नतीजा उनको नहीं मिले। तो फिर क्या ये होगा, खुदकुशी जाहिर सी बात है, अभी यहाँ सुसाइड होंगे और कुछ भी नहीं सुसाइड होंगे। और फिर इस मुल्क का जो तालीम याफ्ता तबका है और फिर इस मुल्क के जो ऐसे जहन हैं जो इस मुल्क को आगे लीड करेंगे, वो बाहर चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों यानी कि एक बच्चा हो, उसने एमडी कैट के इशू के ऊपर बड़ा किरदार अदा किया, आवाज उठाई, लेकिन अब उसकी सोच क्या है? उसने देखा यहाँ पर तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। वो ये कहता कि मैं जो है ना अजहर भाई अप्लाई कर रहा हूँ आगे यूके के अंदर जाने के लिए। तो फिर ऐसे अच्छे जहन और ऐसे जो है ना सुपर माइंड्स बाहर चले जाएंगे आपके पास से। बिल्कुल ठीक है। तो ये वजूहात हैं। बहरहाल यूथ पार्लियामेंट इसके ऊपर जो है ना एक भरपूर आवाज उठाई रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी के अंदर हम यहाँ पर भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम आवाज उठा रहे हैं, प्रिंट मीडिया के ऊपर हमने आवाज उठाने का फैसला कर लिया है। और फिर इसी तरीके से सिर्फ आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि हम उस दरवाजे के ऊपर जा रहे हैं जहां से हमें पता है कि मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ, चंद दिनों के बाद हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर दरवाजे खटखटाने के बावजूद, तो हम फिर एक मरतबा फिर जो है ना सड़कों के ऊपर जाएंगे। हाँ, बस यही होगा। हम एहतिजाजन मजबूर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सड़कों पर आता है, जो एहतिजाज करता है, जो धरने देता है, उसको उसका हक मिल जाता है। तो फिर हमें भी अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद फिर हम सड़कों का रुख करेंगे। बहुत मतलब मैं अब ये कहूंगी क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो गया है। जी जी। और एक सेशन और आप लोगों के साथ करेंगे, डिटेल में मजीद बात होगी। टाइम ऑफ कोर्स एक थोड़ा सेगमेंट होता है, हम लोगों को उसको कवर करना होता है। जाते जाते मैं सबसे छोटा मैसेज लूंगी। मैं सबसे पहले ज़ैन, आप प्लीज कोई मैसेज दे दीजिए। जी, मैसेज मेरा छोटा सा ये है कि जैसे अजहर भाई ने कानून की बात की कि हमारा कानून आर्टिकल जो है 25A कहता है कि कंपलसरी जो एजुकेशन है वो हर बंदे का हक है और उसको हर गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। मगर जहाँ पे जो है
दो गवर्नमेंट आपस में अगर एंटी हो रही है और आपस में वो कंफ्यूज हैं कि कौन सी पॉलिसी और किसकी पॉलिसी सही है, दुरुस्त है, तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कहाँ पे जाए। और जहाँ तक जो है एहतजाज की बात है, प्रोटेस्ट की बात है, देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं इन चीज़ों में ना पढ़ें, क्योंकि पॉलिटिक्स को हमारे जो है यहाँ पे अच्छा जो है नाम नहीं दिया जाता ठीक है। कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे बैठेंगे तो हो सकता है कि इसको जो है लोग अच्छा ना समझे। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अपनी डिग्री जो है या अपनी एजुकेशन को चेंज करके या तो कोशिश करते हैं फ़ॉरेन चले जाएं, या तो फिर ये होता है कि फिर वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं। चलिए ठीक है, छोटा छोटा मैसेज दे ताकि टाइम हमारे इधर। मैंने कॉलर में, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही? बिल्कुल आवाज आ रही है, ओके ओके, बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। आप टेलीविजन को देख रहे हो तो फिर बात नहीं हो पाएगी, असल में अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। जी अस्मा जी, शॉर्ट मैसेज दीजिएगा, हमारे ये नाजरीन देख रहे हैं, इक्तदार वाले जो बैठे हैं वो देख रहे हैं। जी मैं अपना शॉर्ट मैसेज ये देना चाहूँगी कि यूथ पार्लियामेंट इस प्लेटफॉर्म से इन स्टूडेंट्स के लिए जो भी कोशिशें कर रही है, और मैं बीइंग अ हेल्थ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहब के साथ, हमारे कैंपिंग कोऑर्डिनेटर के साथ और तमाम यूथ के बच्चों के साथ हूँ, और इंशाल्लाह ताला यूथ पार्लियामेंट इनका मसला जल्द से जल्द सॉल्व करेगी। Thank you. बेशक जी। आप अजहर साहब। बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा एक तो तलबा को कि अगर हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप हमारा साथ दें, और दूसरी तरफ उस तबके को जो बाइख्तियार है कि आप अगर नौजवानों की और तलबा की आवाज़ बनेंगे तो ये आगे चलकर आपके लिए सियासी क़ुव्वत का बाइस बनेंगे। बेशक जी। अच्छा, मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, यूथ इज़ द सिंबल ऑफ चेंज एंड वन यंग पर्सन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन जनरेशन। इस बात को समझें और अपने ही यूथ को फैसिलिटेट करें। सॉल्यूशन जो सॉल्व होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो पहले हाईलाइट होता है, प्रूफ होता है कि प्रॉब्लम है, देन फिर वो उसको अथॉरिटीज़ सॉल्व करती हैं। हम प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए तैयार हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, उसको हाईलाइट करने के लिए एमडीकेट के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर यूनिवर्सिटीज़ में उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हमारा साथ दें, हम इसको हाईलाइट करें। साथ में अगर ये प्रॉब्लम हाईलाइट भी हो जाता है और जो है वो प्रूफ भी हो जाता है कि ये वाकई में एक प्रॉब्लम है, तो हायर अथॉरिटीज़ की फिर जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसको सॉल्व करें, और हम फिर से एक नाउमीदियों का हालांकि सामना करने के बाद भी फिर से एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह कोई ना कोई इस मामले पे फ़ायदा होगा। बेशक आप लोग उम्मीद के किरण हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तमाम टीम का बहुत शुक्रिया जो रिप्रेजेंट करी थी यूथ पार्लियामेंट को। अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ करे और मुश्किलें आसान करें। जी लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कराची वालों के लिए खुशखबरी। और कौन लेकर आया? हुसैन मार्केटिंग लाया आपके लिए क्या? लकासा वन मॉल में बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बेहतरीन मौका। तो लकासा वन मॉल में क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है 80% कंप्लीट हो गया है, और ये मेन प्राइम लोकेशन पे है, मेन राशिद मिनास रोड पर। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि हुसैन मार्केटिंग आपको जो शॉपिंग मॉल में शॉप दे रही है वो विद बिजनेस प्लान के दे रही है। आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं या आप लोग कैश भी ले सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं उनका स्पेशल पैकेज। हुसैन मार्केटिंग, द नेम ऑफ ट्रस्ट। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आपकी खिदमत में हाजिर है। शेफ इब्राहिम मेरे साथ हैं, और आज तो देखो अल्लाह अल्लाह क्या पक रहा है। क्या डिश का नाम है शेफ इब्राहिम? कराची चरगा। कराची चरगा यहाँ पर आ गया गुड मॉर्निंग विद सभी में चल के। अच्छा जी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका क्या है जी? इसमें हम मैदा यूज करेंगे। जरा ऊंचे बोलो ना, क्या होगा? मैदा लेंगे, यस, विनीगर, ठीक है, चाट मसाला और जीरा पाउडर, ठीक है, योगर्ट, इसमें दही, नमक हस्बे जायका, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और लेमन जूस। अच्छा जी, इन्होंने कहा है इसके अंदर डलेगा लेमन का जूस है, धनिया का पाउडर है, सूखा धनिया का, ये हल्दी है, और ये है कुटी हुई मिर्चें, स्पाइस यानी कि नमक है, और ये दही है, और इसके अंदर जीरा मौजूद है, और इसके अंदर ठीक है चाट मसाला, चाट मसाला। ओ माय गॉड। और उसके बाद ये है मैदा,
और ये है विनेगर जिसे हम सिरका। बिस्मिल्लाह करें। चलें जी, हमने एक बार फिर रिपीट कर दिया। ये बनना है कराची चरगा। सबसे पहले हम दही डाल देंगे, ठीक है। लाओ मुझे स्पून दो, लाओ मुझे दो, 1 मिनट। ये हो गया है पोटेट। हमने बड़े से बाउल में, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डलेंगे लवाजमात, वो हम इसमें, ये चाट का मसाला यार जबरदस्त। आज तो थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, और मैंने सारी मल्टी, ये सूखा हुआ धनिया, दैट्स गुड। नेक्स्ट कुटी हुई मिर्चें, स्पाइस, चटखारेदार मजेदार जबरदस्त। देखते हैं अभी क्या बनेगा। ये पूरा डाल दूँ हंसू जाएगा। अच्छा, इसने कुछ मेजरिंग भी की हुई है। अच्छा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये है जीरा, और नेक्स्ट हमारे पास है सिरका, ये भी इसमें ऐड कर ले। चले जी, ये भी ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया? ओह लेमन, खट्टा खट्टा। अब आप इसको, ये आप मिक्स करिए, आप लोग ये मिक्स करें पूरा कांटा, अच्छी तरह इसे मिक्सिंग कीजिए। और ला मुझे दो यार, ये पकड़े स्पून, ये देखें जी, ये हो गया मिक्स। अच्छा, ये होता है, देखिए हम लोग जो हैं इस वक्त पहली बार स्क्रीन पर, तो थोड़ा हेजिटेशन हो जाती है। चले लेट्स सी, ये हो गया है। इब्राहिम शेफ मौजूद है, कैसे शौक पैदा हो गया ये बताओ। एक चक्का चला गया चिटपिट कर। बहन ने कहा था मुझे, जब मैं आया स्किल्सटन तो फिर मुझे और शौक होता गया कि थैंक्स फॉर स्किल्सटन। नंबर स्क्रीन पर उनका मौजूद है। अब चलेंगे इसमें पुट कर देंगे। इसमें थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ाने के ओके, लिए, थिकनेस बढ़ाने के लिए मैदा ऐड कर, कितना डालूं चंदा? 1 टीस्पून। जी जी, गुड है। चलें थोड़ा सा और, थोड़ा सा थिक करने के, क्योंकि सिरका और लेमन जूस पड़ा है ना, तो थोड़ा पतला सा हो गया। तो क्योंकि इसको पूरा हम डालेंगे इस चिकन चरगे। आप लोग के मुंह में पानी आ रहा है ना। अच्छा जी, कुछ लोग इसको लगा के भी रख सकते हैं और कुछ बोटियां बना के भी रख सकते हैं। चलिए हम इससे पुट कर देंगे इसमें, इसके अंदर पूरा डालने जी, ये ज्यादा बेहतर। और उसकी तुमने टांगे बांध दी? जी, वरना इसकी खुल अच्छा, मैं आपको एक चीज देखें, ये आप जरा सा प्लीज स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लुक एट दिस। ये देखिए पूरा चरगा है, और इसकी बड़ी प्यारी इसने कटिंग भी की, ताकि इसका जो ये जो बना है मैटर, वो पूरा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ऐसा ही है ना? अच्छा, मैं सोचूं इसके अंदर मेरे ख्याल में पूरा आएगा नहीं। कोई बड़ा बाउल ले ले। चले इसके ऊपर डालने। अच्छा, बच्चा है बड़ा स्मार्ट। ओके, इसको हम इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी डायरेक्शन ऐसे कर लेते हैं ताकि ये कैसा है, ये हो गया है। अच्छा, अब कुछ लोग ब्रश के थ्रू भी ना, और कुछ लोग हाथों के थ्रू भी मलते हैं। मैं इस वक्त क्योंकि होस्टिंग कर रही हूँ, वरना इस वक्त जो मैं इसके साथ WWF करती ना, तो आप लोग देखते इस वक्त नहीं, थोड़ी सी एटीट्यूड, ओह माय गॉड, मैं करती नहीं। जबकि अगर ये होता बड़े से बॉल में ऐसे ऐसे करके इसको मल रही होती। लेट्स सी, हम करेंगे इसको। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ इसको से ये कहेगा मुझे क्यों बुलाया है मैम, आप खुद ही सब कुछ। मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ, आप इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। शेफ इब्राहिम मौजूद हैं, और शेफ इब्राहिम सोच रहे हैं कि ये मुझे क्यों नहीं करने दे, लेकिन नेक्स्ट आपने खुद करना है। सिखा दिया ना मैंने आपको। यस, ये मैंने इसको सिखा दिया। वो स्पून दीजिएगा। अच्छा, ये मैं एक काम करती हूँ, कुछ खुद भी कर लो मेरे साथ। ऐसे डाल रहे। हमारे इधर एक कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसाना ज़ैदी बात कर रही हूँ। रुखसाना जी, क्या हाल है ताड़ा? मजे मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। और आप माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम पेश कर रही हैं, पहले भी दूसरे चैनल्स पे भी करती रही हैं। और आप लोगों को ये जो कुकिंग सेगमेंट होता है, ये बहुत ही मजे का होता है। ये देखे ना, मजा आ रहा है। गुड है। स्पेशली जैसे कि अभी ये बन रहा है चरखा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको पकाएंगे कैसे, किस तरह करेंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल। और वैसे तो आप खुद भी बहुत अच्छी शेफ है, और आप इतने छोटे से शेफ को लाइए। देखिए, अगर हम लोग इनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो बच्चों का दिल कैसे आगे बनेगा? ये तो बहुत जरूरी है ना कि आप लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि ये जिसको भी जो टैलेंट है वो हाईलाइट हो, और वो जो है सामने आए, और मतलब वो फिर बिजनेस भी बेहतरीन और बढ़ता है जब लोग की नजर में आते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के यहाँ से। ठीक, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, अब क्या सेकंड फेज क्या है चंदा? अच्छा, बस अब हमने इसको, ये ऑयल हो गया बहुत, मतलब अच्छे खासा गर्म हो गया। ठीक है, इसको इसके अंदर चले बिस्मिल्लाह, आप करके डालें।
मुझे जरा सा दूर कर दे, मुझे चिनमिन से बड़ा डर लगता है। यहाँ से इसकी पकड़ेंगे टांगे और अब हम इसको इसको जी जी, ये हम इसको इसके अंदर चिमटे रुक से जाए। जी पकड़ के इसको इसमें डाल देंगे। नहीं, मैं अगर इसको लेग से पकड़ के डालूं तो नाराज तो नहीं नहीं, होगी? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं ना? जी जी। रुक जाए, एक वो वाले स्पून दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर भी इसको। जिससे ये देखें वो जी, टाइट नहीं हो ये बिल्कुल हमने इसको यहाँ से जो कुछ रह गया है और बाकी मैं सोचूं इसका जो मसाला है वो हम इसके अंदर लगा देंगे। साबी जो है घर में सारे काम करती हैं और मैं इस वक्त, मेरा छोटा सा भाई है ये, मैं इसको बिल्कुल नहीं जानती, मेरा भाई है मतलब लेकिन स्किल्सटन से आया है। स्किल्सटन एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है मैं ये कहूँगी, और फरा जो है इनकी इंस्ट्रक्टर हैं और वो सब बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करती है। और कल वो हमारे प्रोग्राम का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो हिस्सा बनेंगी। और थोड़ा सा डेंजरस है, एहतियात से डालिएगा, मैंने बच्चे को सेव करते हुए डाला है। अच्छा अच्छा, अगर खुदा न खास्ता, मैं आपको एक स्पून दीजिएगा, खुदा न खास्ता अगर आपको एकदम ऑयल लग जाए हल्का सा भी, आपके मेरे जैसे भी यहाँ गिरा है, तो ये ऑयल ठंडा ही ऑयल ले लीजिएगा। ये ज़रा गर्म हो गया तो ये ठंडा हो जाए ना, इसको, ये ठंडा हो गया तो आप मेरा यहाँ पे ज़रा सा छीटा है तो इसको आप इस पर मल लें तो आपका ये छाला नहीं होगा। फौरन सरसों का तेल हो या कुकिंग ऑयल हो, उसको फौरन जले पे मेरे हल्का सा छीटा पड़ा है, ये भी मैं सच सच बता रही हूँ, ऐसा फौरन लगा लें, आपका जो है ना वो छाला नहीं होगा। चलिए जी, ये इसका अभी ये मतलब बन जाएगा, फिर आपने मेरे को प्रेजेंट करना है, ठीक है? थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम लोग इसको सिर्फ शेफ इब्राहिम जो हमारे साथ थे, इन्होंने जो है कराची चरगा बनाया है, बहुत ही नॉमिनल इंग्रेडिएंट्स थे और वीआईपी में मैं देख रही हूँ कि ज़बरदस्त में मसाला तो बड़ा मज़े का, खुदा की कसम बहुत मज़े का, रियली मैंने अभी चखा। ये जब बन जाएगा तो आइएगा मेरे साथ, खाइएगा। कराची चरगा लेते हैं छोटी सी ब्रेक, होते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और ब्यूटी सेगमेंट आपका फेवरेट सेगमेंट है और बस खूबसूरत होना है, क्यों नहीं हो भाई, खवातीन का हक बनता है कि वो खूबसूरत नजर आए। और है शादियों का सीजन और ब्यूटी क्वीन यहाँ पर मौजूद है। कौन? हर्बल की दुनिया की ब्यूटी क्वीन रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जब ब्यूटी इनहेंस करना हो तो फिर आ जाए रानी आपा के पास, और उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं उनके बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। गुड है। अच्छा जी, आपा को स्पेशली मैंने अपने ब्यूटी सेगमेंट में मैंने कहा आपा आप ब्यूटी की इतनी बात करती हैं, आपको कॉल्स आती हैं, पिंपल्स हैं, स्किन जो है डैमेज हो रही है, टू टोन हो रही है, डार्क सर्कल हो रहे हैं, स्किन जो है वो धूप से जो है वो मतलब बहुत है ना कि गोरा नहीं हो रहा, बहुत सारी मतलब फेयर थोड़ा होना चाहिए। तो इस सारी बातों का आज सोल्यूशन लेकर आई हैं और वो क्या है, मैंने कहा डेमो चाहिए, अब बातें नहीं चाहिए भाई, अब हमें भी प्रैक्टिकल चाहिए कि आपा जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो आप ये बताएं आज कौन सा फैशन है? जी, आपने बहुत मुझे मोटिवेट किया कि जो आपकी प्रोडक्ट हैं आप उसका यहाँ पर डेमो दिखाया करें। तो आपके कहने पर मैं यहाँ पर सबसे पहले आज मैंने कहा कि जो मेरी फेशियल किट जो बहुत ही आम है, ये है वाइटनिंग फेशियल किट, और ये एक आम यूज़र के लिए है कि इसको घरेलू तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्यूटी किट, ये छोटी सी एक बहुत ही खूबसूरत सी पैकिंग में हमने ये वाइटनिंग फेशियल किट रखी है, लेकिन इसके अलावा भी मेरी 4 फेशियल किट्स हैं। ये तो वाइटनिंग है, हर्बल है, एक्नी है,
और बात नॉर्मल करती है। रहे, इसको still अच्छा रखे जी, अपने हाथ पे अच्छा। ताकि अब कैमरा ये जो capture वाइटनिंग किट है, ये एक आम यूजर इसको इस्तेमाल कर सकता है। आम यूजर के लिए बेहतरीन वाइटनिंग के रिजल्ट के लिए इसको हफ्ते में 2 बार भी आप घरेलू तौर पर यूज कर सकते हैं। यानी वाइटनिंग फेशियल घर बैठे आप हफ्ते में 2 बार इससे कर सकते हैं। Good है। इसका बेहतरीन रिजल्ट है क्योंकि रानी हर्बल नो केमिकल, केमिकल ना होने की वजह से इसको हफ्ते में 2 बार भी, क्योंकि कुछ लोग सवाल करते हैं अरे वाइटनिंग फेशियल और हफ्ते में 2 बार, जनाब इसमें जो मेरा फेस पॉलिश है ये भी हर्बल है, तो इससे तो आपकी स्किन में और 4 चांद लग जाएंगे। तो ये जो नॉर्मल यूजर के लिए ये जो मेरी वाइटनिंग फेशियल किट है, इससे 12 से 15 फेशियल घर बैठे हो सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और इसका तरीका इनटू उर्दू और इनटू इंग्लिश आसानी, तमाम प्रोडक्ट का आसानी के साथ इस पर लिखा हुआ है और बहुत ही स्मॉल सी और खूबसूरत सी पैकिंग आपके लिए बनाई है। और आज इस वाइटनिंग किट का डेमो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले इस्तेमाल होगी जनाब हमारी ये फेस पॉलिश, ये 20 मिनट के लिए अच्छा, इसको आपने एक मिक्स प्रोडक्ट करके का बताना है, लगाना। वो जैसे जी जैसे बेटा। लगती जाने चले जी। बिस्मिल्लाह, उठा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और ये इस वक्त हमने डेमो के लिए अब ये दोनों आप पहले फेस पॉलिश उठाकर दिखा दीजिए। यस, दिखाइए दोनों चीजें उठाकर हाँ, दिखाइए। ताकि पता face चले ना polish, कि हाँ। स्टेप बाय स्टेप टाइम ना जाया हो हमारा। जी। और ये जरूरी है वैसे तो उसके अंदर तमाम चीजें मुझे, लेकिन आज रिजल्ट के लिए हमने डेमो किया ये है। देखिए जो इनके जी। हाथ में ये वाइटनिंग फेशियल किट का सबसे पहले जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा ये फेस पॉलिश है। जो चौड़ी सी बोतल है दिखाइए, कौन सी? इसमें पाउडर है ठीक और है। जो रेड ढक्कन की लंबी बोतल है उसमें लिक्विड है। तो ओके। इसमें 1 चमचा इन्होंने फेस पॉलिश के लिए इन्होंने 1 चम्मच इसमें सादा पानी डाला है, आधा चम्मच लिक्विड और आधा चम्मच इस पाउडर का लिया है। यानी कि इसको- इसमें मैं देख रही हूँ वो पिंक ढक्कन वाली और ये वाली, ये 2 जी जी ये वाली जो है ना, ये हाँ, फेस ये पॉलिश देखा। है जी। तो ठीक है। सबसे पहले ये इस्तेमाल करेंगे और ये फेस पॉलिश 20 मिनट के लिए लगा देंगे। ओके। इसको मिक्स करके आप लगा दीजिए। अच्छा जी 20 नाज़रीन, मिनट साथ के साथ लिए। आप बता रही हैं कि ये किट के अंदर जो चीज प्रोडक्ट मौजूद है वो वहां पर लग रही है, तो इसीलिए एप्लीकेशन के साथ साथ हम बता रहे हैं कि ये पिंक वाला और ये वाले बोतल है, इसे क्या कहते हैं दोबारा? ये फेस पॉलिश है ओके। और ये 20 मिनट के लिए लगाएंगे। अच्छा। 20 मिनट के बाद हम ये आप लोग भी अपने घर में जब इस्तेमाल करेंगे तो 20 मिनट के लिए लगाएंगे। 15 मिनट भी हो सकते हैं, ऐसी ठीक है, बात नहीं ठीक है। है, ठीक और इसको 25 मिनट भी हो सकते हैं क्योंकि ये हर्बल है, इसमें कोई इसका साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, फेस पॉलिश लगती है ना, नहीं नहीं जलन नहीं। से शुरू हो नहीं, जाती है। बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। हर्बल का मकसद ही है ना कि वो आपकी स्किन पर इरिटेशन ना करे। ठीक है। 20 मिनट के बाद हम इसको हटा देंगे कपड़े से, टॉवल से, टिश्यू पेपर से, जिस तरह आप चाहें। अब यहाँ पर तो पफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड स्टेप होगा हमारा जो क्लिनजिंग मिल्क है वो लगाया जाएगा। 5 से 7 मिनट तक उसका मसाज होगा। फिर क्लिनजिंग मिल्क को फेस से रिमूव कर देंगे। उसके बाद वाइटनिंग मसाज क्रीम लगाएंगे। उसका तकरीबन 7 से 10 मिनट तक अच्छा, बड़ा मसाज करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात 1 बाय 1 देखें जी। अभी लग रही है नाज़रीन पॉलिश। ओके, अच्छा एक और सवाल, अक्सर कभी भी आपने देखा होगा आफ्टर ये पॉलिश के, ये तो उन्होंने बच्ची ने लगा दिया, ठीक है। आज आप बड़ा अच्छा डेमो खुद बता रही हैं। देखिए प्रोडक्ट तो आपका इसके ऊपर तमाम इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है, जी हाँ, इंस्ट्रक्शन भी तमाम लिखी है, instructions कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी हमने आपको भी प्रैक्टिकल बताया कि कितना ऑथेंटिक है। आपा ने ये प्रूव करके दिखा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये हर स्किन के लिए, देखो ये क्वेश्चंस आते हैं ना जी, जी। यहाँ पर नाज़रीन जब मेरे पास आते हैं तो हर मैं चाहती हूँ आज क्वेश्चन है पता जी ब्रीफ बिल्कुल। अच्छी हो हम जाए। मेरी तमाम प्रोडक्ट, रानी हर्बल की तमाम प्रोडक्ट ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ एज के लिए है और ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है। यानी हमारे चारों मौसम, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार में हमारी कोई भी प्रोडक्ट आंख मीच कर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने बनाई ही इस स्टैंडर्ड पे है कि हम लोग कराची में रहते हैं और पाकिस्तान कराची का पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। यहाँ पर रद्दोबदल होती है मौसम में बहुत ही मामूली, लेकिन मुल्क के जो दूसरे शहर हैं, दूसरे सूबे हैं, उनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। यानी अगर हम सिब्बी चले जाएं तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, सक्खर चले जाएं तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कराची वो वाहिद शहर है
जिसमें सर्दी गर्मी खिजा बहार में मौसम मोतदिल रहता है। तो ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि जिन शहरों के मौसम एक्सट्रीम पर हैं वहाँ के लिए भी हमारी प्रोडक्ट बहुत ही काबिल एतमाद और काबिल भरोसा है कि वहाँ के मौसम के लिहाज से प्रोडक्ट में तब्दीली हम खुद करते हैं। अच्छा आप लोगों ने उन लोगों के लिए आसानी नहीं कर दी जो मैं भी अगर जब सैलून का सोचती हूँ तो सोच लो 4 घंटे कहीं नहीं गई। तो मैं ये नहीं कहती सैलून बुरे हैं, आपा का भी चल रहा है, लेकिन जो लोग करीब नहीं जा सकते, घर में इतने बिजी शेड्यूल है, अभी आ रहे ईद भी आ रही है ना, आपने देखा होगा, तो ईद पर घर के इतने सारे काम होते हैं, सोचती हैं अच्छा जाए नहीं जाए, लेकिन आप इसका अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप ना जा सके, आउट ऑफ सिटी के लोग तरस रहे होंगे आपस से मिलने के लिए अब सही तो उनके लिए आसानी कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, जो लोग मुझ तक नहीं, कराची भी इतना बड़ा शहर है, मेरी प्रोडक्ट कराची के तमाम सुपर स्टोर्स पर है, इम्तियाज पर है और आसानी कर दी है। सुपर चीज पर है, हमने कोशिश की है, नाहिद पर है, इसके अलावा तमाम मार्केट की कॉस्मेटिक शॉप पर, रानी हर्बल की में भी लाहौर जी हमारी जिन शहरों में बहुत सारे शहरों में तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें भावलपुर है, हमारा मुल्तान है, राजनपुर है और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, सक्कर में। लेकिन इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हम बाय कोरियर भेजते हैं। बस आपसे मैं सिर्फ एक फोन की दूरी पर हूँ, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें, हम बाय कोरियर पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट भेजते हैं। 2 से 3 दिन में आपको ऑर्डर देने के बाद प्रोडक्ट मिल जाती है घर बैठे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट सवाल फिर कि अभी तो ये चल रहा है ना, कितना देर होगा इसको मैक्सिमम ड्राई होने के बाद? जी नहीं 20 मिनट बाद करना है, लेकिन चूंकि हम थोड़े टाइम में आपको बेहतरीन रिजल्ट देना है, ये 20 मिनट के लिए लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको 10 मिनट में भी बेहतरीन रिजल्ट देंगे। लेकिन आप घर पे होंगे तो 20 मिनट। हाँ, जब आप घर पे होंगे तो जितना इत्मीनान से करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद है, लेकिन यहाँ पे हमें दावा है कि हम आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे, तो लिहाजा आज 10 मिनट में भी हम आपको अपनी 100% गारंटी के साथ रानी आपका मौजूद है इस वक्त हमारे दरमियान। अच्छा, ये सरप्राइज है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार ऐसा भी होता है। अच्छा, ये बताएं कि अगर रिजल्ट अभी इसके फेशियल के आपने कहा ये तो फेयर रंग तो इस प्लस पॉइंट यानी कि टॉप ऑफ लिस्ट हो गया। हाँ। इस फेशियल से जी। आपका रंग कॉम्प्लेक्शन जो है थोड़ा फेयर, जैसे थोड़ा नहीं बल्कि काफी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा इससे क्या क्या फायदे होंगे? यानी कि पोर्स बंद हो जाएंगे, लिफ्टिंग हो जाएगी, क्या क्या है? देखिए, फेशियल का फायदा हर एक को मालूम है और फेशियल महीने में एक बार हर एक को कराना होता है। फेशियल देखिए, प्रोडक्ट का कमाल तो अपनी जगह है ही, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ जो टेक्निक उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, जो आपका उसमें मसाज किया जाता है, जितना आपका अच्छा मसाज होता है ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, हमारे जो बिल्कुल डेड सेल हो जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से फेस पर शाइनिंग आ जाती है, फेस ग्लो करने लगता है, स्किन टाइट होती है, स्किन वाइट होती है और आप इतने फ्रेश हो जाते हैं मसाज के बाद कि आप एनर्जेटिक हो जाते हैं और आपको शीशे में देख के महसूस होता है कि वाकई मैंने कुछ किया है। अच्छा, आप इसमें एक और चीज ऐड कर लूं, क्योंकि यहाँ पर आपके बेटे मौजूद हैं और ये हैं हकीम मुस्तफा अनीस साहब। एक बात बताऊं, देखिए बाइट की खूबसूरती बिल्कुल इंक्लूड करती है, आपा ने इसको हैंडल भी कर लिया और आपा माशाल्लाह आज से नहीं कई सालों से काम कर रही, इनके हस्बैंड भी इसी फील्ड में, तो एक नस्ल दर नस्ल जैसे बोलते हैं ना चल रही है और फिर आगे बेटा भी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कुछ लोग कहते हैं कि यार हम अंदर से भी ब्यूटीफुल हो ना, अंदर से यानी कि ऑर्गन भी स्ट्रॉन्ग हो, तो प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि हमारा खून अगर एक्टिव रहेगा अंदर से तो हम ऊपर से भी खूबसूरत रहेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम इतना कुछ करवाते हैं तो नहीं इतना ब्यूटीफुल नजर नहीं, यानी कि फ्रेश नहीं नजर आते। तो मैं चाहती हूँ कि आपको इंटरनल भी बहुत सारी अच्छी एडवाइस दे सकती हैं आपा भी और हकीम साहब। ये बताइएगा मुस्तफा भाई कि आपा तो ऑफ कोर्स एक ऊपर का एक हमारा ना एक रिजल्ट दे रही है और 100% है, हम अंदर से भी कुछ हो, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे ऑर्गन स्ट्रॉन्ग हो, क्या प्रोडक्ट लें? सबसे बेहतरीन काम ये हो कि नॉर्मल तौर पर अगर बंदा अंदर खूबसूरत तो बाहर खूबसूरत होगा, ठीक है। तो जिन लोगों की खून में खराबी है या खून की कमी है तो उसकी वजह से भी रंग खराब हो जाता है या पिंपल्स आ जाते हैं। सबसे बेहतरीन काम ये होगा रात को सोने से पहले 5 खजूर, 5 बादाम और आधा चम्मच हाफ टी स्पून तिल, 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह में उठकर बादाम का छिलका उतारें,
खजूर की गुठली निकालें और इसी पानी में उसका शेक बना के पिएं, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन काम करेगा इंशाल्लाह। आप अभी कुछ कहने वाली जी हैं? हाँ, सब मैं कहने वाली थी कि आप जल्दी से ये फेस पॉलिश साफ कर ठीक दीजिए है। और अब वाइटनिंग फेशियल का आगाज तो हो बिल्कुल, गया हम- है। हमें 20 मिनट लगाना था, लेकिन चूंकि हम यहाँ प्रोग्राम में Live हैं है, तो मेरा ख्याल है हमने 10 मिनट के बाद फेस पॉलिश को साफ कर दिया है और अब ये सेकंड स्टेप उसका शुरू कर देंगी, यानी क्लिनजिंग मिल्क के साथ इसका मसाज करेंगी 5 से 7 मिनट और उसके बाद सेकंड स्टेप होगा इसकी मसाज क्रीम और फिर उसके बाद मसाज माशाल्लाह, फिर हम उसका complexion पे- रिमूव करके और इसको मास्क लगा देंगी। वाइटनिंग किट का जो आखिरी स्टेप होगा वो मास्क अच्छा, होगा। आप इसमें और से जो- मुझे बताएं, फिर मैं इसको शो करूंगी कैमरे पे। कौन जी, सी वाली अब प्रोडक्ट लगी? ये क्लेंजिंग मिल्क ठीक इस्तेमाल है। होगी। अजी ये वाली। नाज़रीन, देखिए पहले आपको ये 2 बॉटल्स की जो है वो फेस पॉलिश लगी है। ये वाला जरा सा क्लोज में देखिएगा ताकि हम साथ साथ वो भी हो रहा है और साथ साथ इसमें देखिए इस किट के अंदर जो सबसे पहले इस वाली 2 प्रोडक्ट लगी जो फेस पॉलिश के तौर पे यूज हुई, ये वाली दिस वन एंड दिस वन, पिंक ढक्कन नजर आ रहा है। उसके बाद मैं इस साइड आ जाती हूँ तो ये वाली बॉटल है, ये अभी होगा क्लिनजिंग। हाँ, दुनिया ठीक के है? किसी भी फेशियल में सबसे पहले क्लिनजिंग की जाती है ठीक है। ताकि स्किन को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। स्किन को क्लीन कर दिया जाए, उसके दाग धब्बे डस्ट जो पॉल्यूशन जो Black कुछ heads उसकी वगैरह स्किन निकल पर जी जाते हैं। अब नहीं अभी स्किन Clean क्लीन है, होगी, फिर ठीक। सेकंड स्टेप से सारी चीजें Okay. होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अब इसके साथ ही देखिए ये तो हमें महीने में एक बार करना है या हफ्ते में एक बार करना ठीक है, है। ये अकॉर्डिंग टू जरूरत हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं अगर आप घरेलू तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ठीक मेरी है। प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रही हैं। वाइटनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर औरत का ख्वाब है बिल्कुल। और देखिए वो है कि वजूद जन से है तस्वीर तस्वीर कायनात कायनात मेरा में। और जन जितनी खूबसूरत होगी महफिल में उतने ही 4 चांद लग जाएंगे। और हर औरत की ख्वाहिश होती है कि जब उसके शौहर, उसके बाप, उसके भाई जब घर में आते हैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों सही को बात है। सजा संवरा तैयार देखते हैं, खुश लिबास देखते हैं, हाय साफ हाय। सुथरा देखते हैं तो उनका दिल मुतमईन बिल्कुल होता है खुश कि हो हाँ, जाता है खुश है। कि वो दिन भर की मेहनत करके जब घर में आए हैं तो अपने घर का माहौल, अपने घर के लोगों को उन्होंने अच्छा पाया। वाइटनिंग की प्रोडक्ट के लिए मैं जो अपनी प्रोडक्ट हमेशा सजेस्ट करती हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं स्किन पर, डार्क सर्कल होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, झाइयाँ होती हैं, एक्नी जब खत्म हो जाती है उसके डार्क स्पॉट हो जाते हैं। मौसम के लिहाज से कुछ लोग फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे स्किन उनकी 2 टोन की हो जाती है और बाज़ औक़ात तो चेहरे पर एक काला चेहरा भी बन जाता है। और ना सिर्फ ये कि चेहरे की ये हालत हो जाती है कि डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बल्कि स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और स्किन बहुत लूज होकर सैगी हो जाती है और अक्सर औकात उस पर रिंकल्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन तमाम प्रोडक्ट का मेरे प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन है। मेरी ये 2 क्रीमें, रानी हर्बल की रानी स्प्रेकल क्रीम रंग साफ करती है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के, दानों के काले निशान, है। यानी ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। लेकिन वाइटनिंग के साथ साथ स्किन को टाइटनिंग की भी जरूरत होती है कि स्किन के पोर्स टाइट हों, स्किन जो लूज हो गई है Lift वो हो जाए। अपवर्ड हो जाए, स्किन पे अगर रिंकल आ गए हैं तो वो भी खत्म हो जाए। तो उसके लिए ये हमेशा मैं अपनी टाइटनिंग क्रीम जो कि मेरी फेयरनेस के नाम से है मिलाकर इस्तेमाल करना बताती हूँ। ये एक क्रीम अलहदा से 15 से 20 दिन की है और ये एक क्रीम अलहदा से 15 से 20 दिन की है। जब ये दोनों क्रीमें मैं हमेशा इस्तेमाल करने का मशवरा देती हूँ कि किसी दूसरे जार में इन दोनों क्रीमों को मिक्स कर लें और रात को इस्तेमाल करें, यहाँ से लेकर और गर्दन को भी अपना ही हिस्सा समझें चेहरे ठीक का। है। इसका अच्छी तरह मसाज कर लें और उसके बाद आप सो जाएं, पूरी रात ये क्रीम आपकी स्किन पर लगी रहेगी। और दिन में जितनी बार भी मुंह धोएं, ये हमारा फेस वॉश है। फेस को वॉश करने के लिए ऑब्वियसली आपको किसी भी साबुन की, किसी भी सोप की ज़रूरत होती है, लेकिन रानी हर्बल नो केमिकल, जब आप रानी हर्बल की कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने अपना जो ये पैकेज बनाया है उसके अंदर ये अपना एक फेस वॉश दिया है और अपनी ये एक फेस पॉलिश दी है। इस तरह से ये तीनों चीज़ें मिलकर एक पैकेज बन गया है। दिन में जितनी बार भी मुंह धोएं, रानी फेस वॉश के साथ धोएं। ये 5 बार तो अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ-साथ ये वुज़ू करते बताएं, हैं। एक इसको देखिए ना, जाहिर बात है बहुत सारे फेस वॉश तो आ रहे हैं, ये तो केमिकल से पाक है, तो मुझे सिर्फ इतना बताएं ताकि लोग कमाई ना कि इसमें देखिए कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को
जो है क्लीन करते हैं, तो वो थोड़ा बताएंगे तो और जी, बच्चियों मैंने खुश क्योंकि होंगी। हर्बल बेस्ड बनाया है इसके अंदर, तो वो चीजें इस्तेमाल की हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में जड़ी बूटियों में हमारी जिंदगी गुजर गई है। बेशक, बेशक। तो हमने वो तमाम चीजें इसमें हमने फलों का और फूलों का एक्सट्रैक्ट शामिल किया है हमने, क्योंकि स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद अर्के गुलाब है, हमारे यहाँ अलसी के बीज हैं, उन तमाम चीजों को, एलोवेरा है, दूध है, खोपरा यही है, मैं पूछना हमने इसके अंदर तिल हैं, इसमें इन तमाम चीजों के एक्सट्रैक्ट निकाल कर हमने शामिल किया है। अच्छा, इसके जब आप सुन रहे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं आप घर में बना लें, ये मेजरिंग होती है कुछ खास मेजर। हमारे इधर मैंने कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अब ये हमारा एक सेकंड में आपको बता दूं कि अब sure. इन्होंने क्लिनजिंग मिल्क का मसाज कर लिया है। देखिए वो चेहरे से माशाल्लाह, रिजल्ट 5 से 7 मिनट करना था और अब ये व्हाइटनिंग मसाज क्रीम का मसाज कर रही हैं। चलिए, साथ साथ मसाज चल रहा है, साथ Third हमारे इधर step कॉलर शुरू है। हो गया। आप बात कर लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। क्या बात है जी, क्या पूछना है? आप मौजूद हैं। जी, मुझे सबसे पहले तो आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी मैम, आप भी, और जो रानी आप आई हैं उनका भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। बात कीजिए। मेरी स्किन के हवाले से पूछिए ना। मेरी जो स्किन जो है वो थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन पे है, आंखों के नीचे सर्कल्स वगैरह है, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्रीम भी यूज की थी, तो वो खराब उन्होंने मेरा फेस कर दिया। तो मैं ये चाहती थी रानी आप जो है वो मुझे कुछ अच्छा सा नुस्खा या कोई क्रीम वगैरह अच्छी सी बताएं जिससे मेरे फेस जो है ग्लो करे, ठीक है, पिगमेंट्स वगैरह हैं तो वो खत्म हो जाए। बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ बेटा, ऑन एयर बताती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने हमारे प्रोग्राम में सवाल किया। देखें बेटा, ये आपका नहीं पूरे हमारे माशरे का अलमिया है कि शॉर्टकट तलाश करते हैं हमेशा अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, गोरा बनाने के लिए। मैं ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि हर हर्बलिस्ट, हर डॉक्टर आपको पुकार पुकार कर, चीख चीख कर बताता है कि खुदारा ये फार्मूला क्रीमें मत इस्तेमाल करो, ये जहर कातिल है, कि आपकी दोस्त नहीं है, ये आपकी दुश्मन है। और ये आपको एक हफ्ते में तो चौधरी का चांद कर देती हैं, लेकिन अगले ही हफ्ते आपको बहुत ही बुरी आपकी स्किन हो जाती है। आपको वाइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन खत्म करने के लिए अगर आप कोई टोटका पूछना चाहती हैं तो मैं आपको टोटका भी बता देती हूँ। और उसके लिए कि आप मेरा जो उपटन है वो बना लीजिए, उसकी चीज़ों को आप लिख लीजिए। मेरा रानीज उपटन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है बहुत आसानी के साथ। ये वाइटनिंग के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ घरेलू तौर पर। जो मेरा उपटन है इसमें हुस्ने यूसुफ, जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते और बादाम और गुले अनारी सुर्ख इसमें शामिल है। तमाम चीज़ें बराबर बराबर लेकर पीस कर पाउडर बना लीजिए और रोज़ाना हस्बे ज़रूरत अपने चेहरे या हाथ पाँव के लिए इस उपटन को दही में मिलाकर इस्तेमाल करें। और पूरे जिस्म में और चेहरे के लिए आप इसी उपटन को दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट देगा और बना बनाया मौजूद है, तो आपको मेरा ख्याल है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मेहनत करनी पड़े। और सबसे आसान तरीका कि रानी हर्बल की रानी स्प्रेकल क्रीम इस्तेमाल कीजिए। ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है, रंग गोरा करती है, दाग, धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के, दानों के काले निशान, यानी हर तरह की वाइटनिंग के लिए है। और यकीनन आपके पोर्स भी खुल गए होंगे, तो उसके लिए आपको मेरी फेनिस के नाम से जो क्रीम है, ये क्रीम भी दोनों क्रीमों को प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना, ताकि आपकी स्किन अच्छी हो जाए। ये वाइटनिंग और टाइटनिंग दोनों क्रीमों को मिलाकर इस्तेमाल करें, बेहतर होगा। किसी दूसरे जार में मिक्स कर लें और हफ्ते में 2 बार आप ये फेस पॉलिश लगाइए 20 मिनट के लिए। ये पाउडर है, ये लिक्विड है, आधा चम्मच पाउडर, आधा चम्मच लिक्विड और आधा चम्मच सादा पानी या अर्के गुलाब शामिल करके अपने चेहरे पर आप लगा लीजिए 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद इसको अपने चेहरे से हटा दीजिए। हफ्ते में 2 बार ये दिन में लगाना है। ये दोनों क्रीमें रात को लगानी है और दिन में जितनी बार भी मुंह धोएं रानी फेस वॉश के साथ धोएं। ये एक हमने वाइटनिंग का पैकेज बना दिया है जो आपकी स्किन को वाइट भी करता है और टाइट भी करता है। और ये मत समझिएगा कि एक हफ्ते में या 15 दिन में आप में 4 चांद लग जाएंगे। एक हफ्ता 10 दिन में आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। ये हर्बल प्रोडक्ट हैं, कम से कम 3-4 माह जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका क्या रिजल्ट आता है। और जो भी रिजल्ट होगा अल्लाह के फजल से हमेशा के लिए होगा, वापस ना जाने के लिए होगा और आप
आपकी शख्सियत में 4 चांद लगा देगा। अच्छा, ये एक बात बताऊं, जो 3 महीने कुछ भी नहीं है, कुछ 3 साल की बात थोड़ी कर दी, बहुत जबरदस्त इन्होंने ब्रीफिंग की। भाई दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है और कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं नौरीन बात कर रही हूँ। कहाँ से? कराची से। जी नौरीन, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये मैं मॉर्निंग शो भी देखी थी, हमेशा की तरह बहुत अच्छा मॉर्निंग शो है आपका। थैंक और यू। मैंने रानी आपा को देखा बैठे हुए तो मुझसे रहा नहीं किया, क्योंकि आज स्किन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। मेरे ना पिंपल्स हो रहे हैं और वो निशान भी छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं चाह रही कोई अच्छा सा वो एक हर्बल अपना दे टिप या कोई क्रीम मुझे बताएं ताकि वो मैं इसको अप्लाई कर सकूँ। बिल्कुल। और नंबर तो आपका आ रहा है मेरे पास। आनी आपा, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको मैं भी ऑन एयर जवाब देती हूँ। ये हमारा वाइटनिंग फेशियल हो रहा है और फेशियल में अब इन्होंने वाइटनिंग क्रीम का मसाज कर दिया है और अब जा रही है। सबसे पहले आप देखिए, इन्होंने फेस पॉलिश लगाई 20 मिनट के लिए, उसके बाद इन्होंने क्लिनजिंग मिल्क से क्लिनजिंग की और उसके बाद इन्होंने मसाज किया और अब लास्ट स्टेप यानी मास्क की तरफ जा रही हैं। और आप देखें कि हमारा मास्क के साथ ही ये फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। दिखाइए इसमें मास्क कौन सा है? ये मास्क है जो इनके हाथ में है। जी, ये जो डब्बा है ये मास्क का है। ये वाला? जी ओके जी नाज़रीन, ये इसमें देख लें। पाउडर है। ये वाला मास्क का डब्बा है, ये वाला ये, ठीक है, ये पैकेट है। और यानी 1 बाय 1 सब चीजें यूज हो रही हैं और हो चुकी है। अब ये लास्ट रह गया है मास्क। हाँ, अब इनका सवाल आया एक्नी का। जी। एक्नी के बारे में खुद मेरा कहना है कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। चले जी, अब 100% श्योरिटी एंड गारंटी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह के फजल से। और बेटा आपको टोटके तो मैं गाहे बगाहे बताती ही रहती हूँ, और अगर आप घरेलू तौर पर भी कोई टोटका इस्तेमाल करना चाहें तो नीम के पत्तों को पीस कर पाउडर बना लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए और अर्क़े गुलाब के साथ मिक्स करके जो आपके स्पॉट हैं उस पर लगाते रहिए तो धीरे धीरे फायदा हो जाएगा। लेकिन एक्नी जाने में बहुत टाइम लेती है और जाने के बाद काले निशान छोड़ जाती है, तो आप जल्दी से अपना इलाज करें ताकि आप एक्नी से छुटकारा हासिल करें। एक्नी के लिए मेरा ये एक्नी पैक है। ठीक है। इस डब्बे में 2 प्रोडक्ट हैं, एक बड़ी बोतल है जो कि एक्नी पैक के नाम से है और एक छोटी बोतल है जो वाइट पाउडर के नाम से है। करना ये होगा कि आपको दिन में ज्यादा से ज्यादा मुंह हमारे फेस वॉश के साथ धोना होगा। ये 3 चीजों का हमने एक्नी का पैकेज बनाया हुआ है। इसमें ये एक्नी पैक है, फेस वॉश है और हस्बे मामूल ये फेस पॉलिश है। अब मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल क्या है और किस तरह करना है। रानीज एक्नी पैक आपको रोजाना रात को लगाना है। बड़ी बोतल में से 1 टीस्पून, इसका भी तरीका इनटू उर्दू और इनटू इंग्लिश बहुत आसान अल्फाज में लिखा हुआ है। रात को आपको इस बोतल में से, बड़ी बोतल में से जो एक्नी पैक के नाम से 1 टीस्पून लेना होगा। सादे पानी के साथ पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा दें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट में आपका चेहरा हल्का सा खुश्क हो जाएगा। जब चेहरा हल्का सा खुश्क हो जाए तब अपने हाथों को धो लीजिए और गीले हाथों से अपने चेहरे का मसाज करें। और इसका मसाज कदरे सख्त हाथों से करते हैं। क्रीम का मसाज हमेशा नरम हाथों से करते हैं, लेकिन एक्नी पैक का जब मसाज करेंगी तो जरा खुरदुरे हाथों से कीजिएगा ताकि आपके चेहरे पर मौजूद जो एक्नी है, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, वो रिमूव हो। और उसके बाद आप मुंह धो लीजिए 5-7 मिनट मसाज करने के बाद। सादे पानी से मुंह धोने के बाद आप अपने गीले चेहरे पर आप इसी डब्बे में मौजूद एक छोटी बोतल है वाइट पाउडर के नाम से, उसमें से आधा ढक्कन वाइट पाउडर ले लीजिए और अपने हाथ पर रखकर 2-4 कतरे उसमें और पानी के शामिल करके अपने चेहरे पर अच्छी तरह लगाकर और सो जाइए। लगाते लगाते ये वाइट पाउडर आपकी स्किन में डिसॉल्व हो जाएगा और उस वाइट पाउडर को लगे लगे आप सो जाइए। पूरी रात ये वाइट पाउडर आपके चेहरे पर लगा रहेगा। सुबह हस्बे मामूल आपको मुंह धोना है और मुंह धोने के लिए आपको यही फेस वॉश इस्तेमाल करना होगा। ये वाइटनिंग के साथ है और इंशाअल्लाह ताला इस 1.5 माह के इस्तेमाल से अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा तो आपकी एक्नी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मामूली सी एक्नी तो इसी 1-1.5 माह के पैक से ही ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, इन बिटवीन जो निशानात रह जाते हैं, खुदारा किसी क्रीम का इस्तेमाल मत कीजिएगा। पहले एक्नी का ट्रीटमेंट कीजिए। ये फेस वॉश और ये एक्नी पैक है जिसका इस्तेमाल करना है और जब एक्नी कम होती रहेगी तो काले निशानात हो जाएंगे। काले निशानात को हल्का रखने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको इस पैकेज में ये फेस पॉलिश इस्तेमाल करना होगी हफ्ते में 2 बार।
ये पाउडर है, ये लिक्विड है, आधा चम्मच पाउडर, आधा चम्मच लिक्विड और आधा चम्मच सादा पानी लेकर अपने चेहरे पर आप लगा लीजिए 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे से इस फेस पॉलिश को हटा दीजिए। आप रिजल्ट देखिए कि क्या रिजल्ट मिलेगा। आपके निशानात भी स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, एक्नी भी खत्म हो जाएगी और फेस वॉश के साथ आपको वाइटनिंग भी आएगी। ये पूरा पैकेज है 1 से 1.5 माह का, एक्नी पैक, फेस पॉलिश और फेस वॉश। अल्लाह के फजल से आपको बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा इसी 1.5 माह के अरसे में। और जो लोग कराची में हैं वो मेरी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आप अपना वो ब्यूटी सैलून है उसका लोकेशन जरा आज बताएं ताकि लोगों को पता चल जाए कन्वीनियंट कहाँ से घूम के कहाँ आना है। मेरा जो सैलून है वो सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में है, PCHS के नाम से है। और अगर जो लोग सोसाइटी ऑफिस का एरिया जानते हैं तो उसमें उन्होंने मॉडल स्कूल का नाम जरूर सुना होगा। इसको पहाड़ी वाला स्कूल भी कहते हैं। जी बिल्कुल, एड्रेस नहीं और पहाड़ी वाले स्कूल के मेन गेट के सामने ही रानीज ब्यूटी पार्लर है और मेरे साथ ही मेरे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान का क्लिनिक है। आप मेरे पास आए तब भी इनसे मुलाकात हो जाएगी, इनके पास आए तो तब भी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। और मेरे बेटे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्यूटी का ट्रीटमेंट करती हूँ और मेरा बेटा आपको सेहतमंद बनाता है। अच्छा, ये अभी आपने यही कहा था एक्नी। देखिए एक्नी का ऑफ कोर्स रीजन मैं चाहती हूँ कि इंटरनल हम एक्सटर्नल ये भी ट्रीटमेंट करें और इंटरनल जो है वो मुझे बताएं कि एक्नी बार बार होती है तो उसका क्या सोल्यूशन है। इसकी 3 वजह से। सबसे पहला तो जो है, जब भी हार्मोन्स रिएक्टिव हो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। दूसरा, जब भी खून गाढ़ा हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जब निज़ाम हजम या मैदा डिस्टर्ब हो जाए तब भी ऐसा हो जाता है। और चौथी बात यह है कि अमूमी तौर पर कुछ लोगों का मिजाज गर्म होता है, उस मिजाज की वजह से भी ऐसा होता है। और सबसे आखिरी बात ये जिन लोगों की थोड़ी सी नींद का इशू होता है या नज़ले का इशू होता है तो उन लोगों को भी एक्नी हो जाता है। तो जो लोग भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में एक काम और कर ले तो बहुत फ़ायदा होगा। एक टमाटर ले लें, ठीक है, एक नींबू ले लें और 1/4 टीस्पून ले लें हल्दी। ये रात को सोने से पहले शहद के साथ मिला के खा लें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फायदा होगा। क्या ये खून मेरे ख्याल में साफ होने की मशीन बना रहे हैं। सफाई के लिए भी है, हार्मोन्स के लिए भी है। अच्छा, हार्मोन एक बार फिर रिपीट करो यार, बहुत जबरदस्त लगा। टमाटर ले लें, ठीक है, नींबू ले लें, ठीक है, और हल्दी ले लें। इसको थोड़े से शहद में मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये खून की गर्मी के लिए, हार्मोन्स के लिए या नज़ले जुकाम के लिए भी अल्लाह के हुक्म से ये बहुत करामत। अच्छा जी, आप कुछ कह रही थी? जी, ये वाइटनिंग फेशियल हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे ही ये बेटा ड्राई हो गया है, क्या ये मास्क ड्राई होना शुरू हो गया है? बिल्कुल हो गया, या 2-4 मिनट और रहने दें ताकि यहाँ तो ये मास्क इसके साथ ही देखिए हमने आपको उसका तरीका भी बताया, तरीका इस्तेमाल भी बताया, ठीक है। और प्रोडक्ट बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल है, 1 फ़ोन की दूरी पर है। अब ये हमारी बात हो गई हमारे वाइटनिंग के पैकेज की भी और एक्नी के पैकेज की भी। अब जब ब्यूटी का मसला आता है तो बालों का मसला तो बहुत ही अगले प्रोग्राम में सरप्राइज सिर्फ हेयर्स के बारे में और फिर वो आप ऑयलिंग करना भी बताइएगा डेमो के तौर पे। आज हम सिर्फ इस चेहरे की बात करें, ग्लो ग्लो शादी में लगो तुम पप्पू बच्ची। तो वो पप्पू बच्ची हमारी बना रही हैं ब्यूटी क्वीन हर्बल की। वो हैरानी अपा इससे कोई बढ़ के मुझे नहीं समझ में आता कि कोई इतना प्यारे अंदाज में ब्रीफ कर, यकीन करें मैं इनके अंदर की जो फीलिंग देख रही थी कि आपको किसी तरह डिलीवर कर दें कि आप अच्छे हो सकते हैं, आप खूबसूरत हो सकते हैं। मैं ये इनकी गुफ्तगू सुन रही हूँ। जी, ये एक छोटी सी डिबिया है। जब आपने चेहरे की बात की कि हमने रंग भी गोरा कर लिया क्रीम के जरिए, हमने स्किन को टाइट भी कर लिया इस क्रीम के जरिए, फेस वॉश के जरिए अपनी स्किन को क्लीन कर लिया, फेस पॉलिश के जरिए अपनी स्किन पे 4 चांद लगा लिए, एक्नी हमने खत्म कर ली एक्नी पैकेज के जरिए। लेकिन खवातीन में एक मसला ऐसा भी होता है कि चेहरे पर गैर जरूरी बाल आ जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, शुक्र है जल्दी बोल दिया। वो गैर जरूरी बाल औरत के हुस्न में बहुत कमी वाक़ई कर देते हैं, बेइंतहा कमी। इसकी बहुत सारे रीजन है। रीजन आपको हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान बताएंगे, इसका इलाज भी बताएंगे। मैं सिर्फ टॉपिकल यूज के लिए आपको बता रही हूँ कि ये अनवांटेड हेयर के नाम से हमारी प्रोडक्ट है और अल्लाह के फजल से
ये एक ऐसी कारगर प्रोडक्ट है कि इसको इस्तेमाल करने वाले सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग फैजियाब हो चुके हैं और अपने चेहरे के गैर जरूरी बालों से निजात पा चुके हैं। खवातीन जो है इनको कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, वो शाय फील करती हैं यार। जी अनवांटेड हेयर के नाम से ये प्रोडक्ट है और 1 माह की ये दवा है। ये छोटी सी जादू की जो डिबिया आपको नजर आ रही है पूरी 1 माह की है। इसमें अच्छा 30 चम्मच है। आप बताएं मुस्तफा भाई क्या है, आप ये बताएं। सबसे पहला तो अनवांटेड हेयर का ताल्लुक देखिए सर वो हार्मोन से ही, ठीक है। ठीक। और नॉर्मल तो असल में आजकल जो बच्चियां हैं उनमें पता नहीं क्या क्या कौन पैदा हो गए हैं, तो वो बच्चियां बजाय कुछ इस्तेमाल करने के रेजर के इस्तेमाल कर हाँ लेती बिल्कुल हैं। सही कहा। तो ऐसा हो जाता है। तीसरी बात ये कि कुछ बच्चियां नॉर्मली तौर पर जो है वो अपनी डाइट का इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी जिस्म में कमजोरियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके मसाम ओपन हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनमें बहुत सारा। और सबसे आखिरी इसका जो लिंक है वो विटामिन डी के सर। और सबसे आखिरी इसका जो लिंक है वो अल्लाह ना करे एक प्रॉब्लम होता है जिसको ब्लडर के इन्फेक्शन कहा जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है जी। वो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट अल्लाह के हुक्म से ये बैरूनी तौर पर बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम जड़ी बूटी आती है उसका नाम है तुख्मे संभालू ओके और मजेट। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम वज़न लेकर पीस लें और रात को सोने से पहले 1 टीस्पून नीम पानी के साथ खाइए तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जबरदस्त जी। आप हाँ जी, अब ये अनवांटेड हेयर होने की जो वजूहात थी वो मुस्तफ़ा साहब ने बताया। जिन लोगों को सीवियर प्रॉब्लम है, हार्मोन डिस्टर्ब है और ज़ाहिर है जो भी ख़वातीन हैं उनके साथ ये मसला हो जाता है, थायराइड का भी मसला होता है, तो वो हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान के पास आकर अपना ज़रूर इलाज कराइए। इलाज कराने के बाद भी जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो चेहरे से हटाना होते ही हैं, उसके लिए ये अनवांटेड हेयर इस्तेमाल करना होता है। और करने का तरीका ये है कि इस्तेमाल से पहले अपने चेहरे का कि आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग कर लीजिए। अगर थ्रेडिंग कराते हैं तो थ्रेडिंग, वैक्सिंग कराती हैं तो वैक्स आप करा लीजिए। ये सिर्फ चेहरे के लिए है। और इस दवा को इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 टीस्पून ये पाउडर ले लें इस दवा का, अनवांटेड हेयर का, और इसमें इतना तेल मिलाएं कि ये सरसों का तेल मिलाना है, इतना कि ये एक बेहतरीन सा मरहम बन जाए। और इसको अपना जो इफेक्टेड एरिया है अपर लिप से लेकर जहाँ कहीं भी बाज़ लोगों के चिन तक होते हैं वहाँ तक लगा लीजिए, कम से कम 2 घंटे के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पूरी रात भी लगाकर रख सकती हैं। और ये मैं नहीं कहूँगी कि 1 बॉटल काफ़ी होगी, ये 6 माह का इलाज है, ये टॉपिकल यूज़ के लिए। और अल्लाह के फजल से इस 6 माह में आपके ये गैर ज़रूरी बाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये दवा आपके बालों को झाड़ती नहीं है बल्कि खुले पोर्स में जाकर उन जड़ों को जलाती है जिन जड़ों से ये बाल पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी रिकमेंड करूंगी कि ये दवा टॉपिकल यूज़ के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें और अंदरूनी तौर पर भी अपना इलाज ज़रूर कराइए, क्योंकि जो अंदरूनी आपका इलाज होगा उससे आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी और आप फिट हो जाएंगे। ख़वातीन अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर देती हैं। और ये छोटी नहीं है, ये बहुत इंसल्टिंग सी फील होती है और गिल्टी फील होता है। बंदा ऐसी जगहों पर जाते हुए अवॉइड करते हैं। रिजल्ट प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म और मैं आपसे अनीस भाई आपसे सॉरी मुस्तफ़ा भाई आपसे बहुत शुक्रिया करती हूँ। नेक्स्ट हमने मंडे को जो शो करना है वो जस्ट हमारे सर के बाल, लड़कों के बाल, ये जो सब है ना ये प्रॉब्लम, गंजापन, फिर जिनकी दाढ़ियों का प्रॉब्लम कम आने, ये सब गुफ्तगू होगी। अच्छा हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ और ये है, देख लीजिए रिजल्ट इनका ओके है, ओके जैसे बोलते हैं ना हर चीज। यानी जो स्किन आई थी ना अजीब सी, ऐसे लग रहा था कि मतलब डर्टी सी स्किन है और जबरदस्त लग रहा है और स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलिए जी आपका बहुत शुक्रिया, लव यू। बहुत ज़बरदस्त और ऑथेंटिक हर्बल इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी। और नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इब्राहिम, शेफ़ इब्राहिम का जो है कराची जो है चरगा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और आप देख लें। थैंक यू सो मच शेफ़ इब्राहिम एंड थैंक यू सो मच स्किल्स्टन एंड शेफ़ फराह। आप बहुत प्यारी लेडी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह प्रमोट करी हैं और हम इनको भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये हैं शेफ़ इब्राहिम ने जो बनाया वो है कराची का है, कराची चरगा कराची चरगा ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। चलें जी नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ मैं खुदा हाफिज़ कर रही हूँ कि कल फिर तुलू होंगे जिस तरह सूरज तुलू होता है। अल्लाह हाफिज़। क्या हंसी है समा